हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों आज के सेशन पे। आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 लेंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं फॉर एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड। यहाँ तक हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 तक काफी सारे चीजें पढ़ ली बच्चों। हम लोग ने एक्सरसाइज 2.3 तक लिया। आज हम यहाँ पे एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, बट नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट नहीं तो चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही इजी भी है एक्चुअली एट द सेम टाइम। ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखने वाला है, बट नए में कुछ इतना भी नयापन नहीं है। ऑल द थिंग्स आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ लिया था, 10th स्टैंडर्ड में ही समझा था। फिर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा, जिसके ऊपर हमने काफी टाइम अभी यहाँ पे बिताया सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। अभी हम लोग एक नया थर्ड प्रोग्रेशन के बारे में बात करने वाले, एंड दैट विल बी नथिंग बट कॉल्ड एज दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपने पहले कभी नहीं सुना है, एचपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे एपी एंड जीपी बोलते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, वैसे इसको एचपी बोलते हैं। अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है वैसे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कंडीशन था कि ऐसा टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसका डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, डिफरेंस, इसलिए हम उसको कॉमन डिफरेंस डी करके बोलते थे। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में द रेशियो ऑफ द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए रहता था, इसलिए हम वहां पे आर लेते थे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कुछ ना कुछ तो एक संबंध हुआ करता था, एंड इसीलिए हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड कर लेते थे। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, सो व्हाट इज दैट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे भी कोई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कोई संबंध होता है क्या? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स? ऐसा है क्या? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ना बच्चा, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, नहीं समझ में आ गया तो भी कोई बात नहीं है। द हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसा बोलता है दैट अ सीक्वेंस T1 T2 T3 डॉट 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 से लेकर Tn तक, where Tn is not equal to 0 and n belongs to a natural number, will be called as the harmonic progression if 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 से so on 1 upon Tn तक are all in AP। नहीं समझ में आया रहेगा तो कोई बात नहीं, बट अगर समझा होगा तो बहुत सिंपल है बच्चा। इनका मतलब यह है कि कोई भी सीक्वेंस के अगर सारे टर्म्स आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब बनेंगे जब उसका रेसिप्रोकल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो मतलब सिंपल है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनने के लिए उसका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ एक संबंध होना जरूरी है। इसका मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ में आया रहेगा तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एंड एग्जांपल से आपको समझ में आ ही जाएगा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8। अब मैं आप लोग को एक सवाल पूछूंगा बच्चों, क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या? तो आप बोलोगे कि हमें कैसे पता, हमें तो नहीं पता है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, अगर वो आप लोग से पूछते हैं कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या, तो हर एक टर्म का आप लोग को सिर्फ रेसिप्रोकल निकालना है, सिर्फ रेसिप्रोकल निकालना है। तो यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 का रेसिप्रोकल लो रेस्पेक्टिवली। तो 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4, फिर 1/6 का 6 होता है, एंड 1/8 का 8 होता है। सारे रेसिप्रोकल निकालने के बाद चेक करने का कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं। तो 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 का रेसिप्रोकल निकालने के बाद बना 2 4 6 8। क्या 2 4 6 8 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? द आंसर टू दिस इज यस, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, रेसिप्रोकल अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, तो ये सामने वाला टर्म जो है वो अपने आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में कोई डिफरेंस या फिर कोई रेशियो लेना नहीं है आप लोग को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। आपको सिर्फ रेसिप्रोकल लेकर चेक करना है कि वो एपी बन रहा है कि नहीं। अगर वो एपी बन गया तो सामने वाला सीक्वेंस आपका अपने आप एचपी बन जाएगा, एंड दैट इज व्हाई आई कैन कॉल दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस एज एन एचपी। वेरी 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 सिंपल। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना बच्चा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इसलिए आप लोग को सबको समझ में आ भी रहेगा होगा कि वहां पे Tn इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, बिकॉज अगर Tn 0 हो जाते तो 1/Tn तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। सो दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही एक कंडीशन समझना है कि रेसिप्रोकल एपी होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसी के साथ बच्चा एक टाइप्स ऑफ मीन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं अभी के अभी। एक बार ये पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। बच्चा मीन
मीन ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार नहीं सुना है, मीन्स आप लोग ने बहुत पहले भी सुना था बच्चा। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स में आप लोग ने मीन मीडियन मोड में मीन सीखना स्टार्ट कर दिया था, बट वहां पे ना सिर्फ मीन करके वर्ड हुआ करता था, तो आपको समझता नहीं था कि ये किस मीन के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन्स बच्चों। सबसे पहला टाइप ऑफ मीन को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्टकट में एएम बोलते हैं। सेकंड को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जिसको जीएम बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हार्मोनिक मीन, जिसको हम एचएम बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि सर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये नाम देखकर तो प्रोग्रेशन जैसा ही लग रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो क्या उनका और इनका कोई संबंध है क्या? तो क्या लगता है बच्चों, अगर कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि इन दोनों में कोई संबंध होगा इसलिए तो नाम वैसा है, अगर आप वैसे सोच रहे हैं ना तो आप सही सोच रहे हैं। एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन के साथ संबंध है, इसीलिए तो उसका नाम वैसा है। एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ज्योमेट्रिक मीन के साथ है, एंड एचपी का एचएम के साथ भी संबंध है। वो क्या संबंध है ना बच्चा, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट बाद में जब एग्जांपल लूंगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। तब तक थोड़ा सा ध्यान से सुने बच्चों। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम प्यार से 8th स्टैंडर्ड में एवरेज करके बोलते थे, द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही था अरिथमेटिक मीन। हाँ, उसको आपने 9th एंड 10th में मीन करके कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था, तब हम शॉर्टकट में उसको मीन बोलते थे, बट एक्चुअली वो मीन नहीं हुआ करता था। सिर्फ हम उसको मीन बोलते तो है, बट वो एक्चुअल में अरिथमेटिक मीन होता है। तो अरिथमेटिक मीन मतलब जो भी मीन हम लोग ने पढ़ाई किया था वो अरिथमेटिक मीन था। ओके, एएम करके बोलते हैं इसको। तो अरिथमेटिक मीन मतलब क्या मालूम है, सिंपल है। अगर मैं 2 ही नंबर ले रहा हूं, if x and y are any 2 numbers, कोई भी 2 नंबर, then their arithmetic mean will be given as, arithmetic mean को फॉर्मूला में हम सिर्फ a करके लिखते हैं। ओके, am करके लिखते नहीं है, a करके लिखते हैं। तो a will be equal to sum of the observations, मतलब x and y का एडिशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2। वेरी सिंपल फॉर्मूला बच्चा। तो a is equal to x plus y डिवाइडेड बाय 2 करके हो जाएगा, आपका काम खत्म। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं तो फिर क्या 2 ही नंबर से ही कर सकते हैं? नहीं, अगर आपने एक और नंबर लिया हो तो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 बन जाता। बट हाँ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोर देन 2 नंबर्स, मतलब मोर देन, यहाँ पे 3 नंबर्स है ना टोटल। अरिथमेटिक मीन भी एक नंबर है, x भी एक नंबर है एंड y भी नंबर है, तो उतना ही नंबर तक हम लिमिटेड रखने वाले हमारे। इसको आगे भी और कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको नहीं है, तो हम सिर्फ 2 नंबर मतलब x एंड y से ही रिलेट करके am निकालेंगे, दैट्स द 3rd नंबर। बच्चों, अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे सर अरिथमेटिक मीन तो समझ में आ गया, बट इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ क्या संबंध है? मैं आप लोग को एकदम ब्रीफली बताना चाहता हूं, एकदम कम में बताना चाहता हूं, ट्राई अंडरस्टैंडिंग द थिंग। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी 3 टर्म लो एंड वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, तो कोई भी नंबर लो ना। मैं लेता हूं 5, 10 एंड 15, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ। अब 5, 10 एंड 15 रहे मेरे 3 नंबर्स, तो बच्चा 3 नंबर्स जो मेरे पास है यहाँ पे, ये 3 नंबर्स में मिडल नंबर जो रहेगा ना, मिडल नंबर, वो हमेशा बाकी के 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन गारंटीड रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ही ये होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? 5, 10 एंड 15 इज द मिडल नंबर द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स। चेक करो, पहला नंबर 5 है, लास्ट नंबर 15 है। 5 प्लस 15 करोगे तो 20 मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10 मिलेगा, एंड 10 हैपेंस टू बी द मिडल नंबर। आपने देखा बच्चा कैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन के साथ संबंध था। तो आप लोग वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स लेकर देखो एंड चेक करो क्या मिडल नंबर, क्या बाकी के 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन बन रहा है? नहीं बनेगा। ट्राई करके देख सकते हैं। सो दिस हैपेंस ओनली विद द अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट टेक एनी 3 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाकी के लास्ट के 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो मिडल नंबर ही मिलेगा। यही है इसके पीछे का एक संबंध। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन का भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन भी आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके चैप्टर था, वहां पे पढ़ा था। b² = AC करके एक फॉर्मूला था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। एंड 10th स्टैंडर्ड में आपने ज्योमेट्रिक मीन करोलरी पढ़ लिया था पाइथागोरस थ्योरम में। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल हुआ करता था। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या? दैट इफ x एंड y आर 2 नंबर्स हैविंग द सेम साइन, सेम साइन को भूलना मत, 2 अलग अलग साइन का मत लेना, नहीं होता है। इफ x एंड y आर द 2 नंबर्स हैविंग द सेम साइन, या तो वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। देन gm इज गिवन बाय, वेरी सिंपल, g इज इक्वल टू √(xy).
वेरी सिंपल, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट करो तो आपको जी मिलेगा। देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का ही फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ भी डिफिकल्टी फेस नहीं हुई रहेगी। इसका भी अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो बच्चों तो आप लोग इस बार है ना ऐसे 3 टर्म्स लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने चाहिए। तो कौन सा नंबर ले, 2, 6 एंड 18 ट्राई करते हैं। 2, 6 एंड 18 आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, एब्सोल्युटली दोज आर। तो 2, 6, 18 में एक्सट्रीम नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। तो 18 इंटू 2 कितना होता है बच्चा, इट इज 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट कितना मिलता है, 6, विच हैपेंस टू बी द मिडल नंबर। आपने देखा मतलब द मिडल नंबर हैपेंस टू बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम 2 नंबर्स, एंड ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वजह से ही ज्योमेट्रिक मीन का मिला। तो इन दोनों का ये संबंध था। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, इट वाज अ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट, राइट। वैसे ही बच्चा हार्मोनिक मीन का भी ट्राई करके देख सकते हैं। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल नहीं देना चाहता, वो आप लोग खुद ट्राई कर लेना। हार्मोनिक मीन बहुत सिंपल है, इफ x एंड y आर 2 नंबर्स देयर hm इज गिवन बाय, बट ये फॉर्मूला है ना बच्चा, एक्चुअली इसको डिराइव किया ही है हार्मोनिक प्रोग्रेशन से। आप टेक्स्ट बुक में जाकर देख सकते हैं, मैंने अभी डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है दैट द हार्मोनिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, हार्मोनिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इसका वैसे तो आप लोग को प्रूफ पता होना चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में है बच्चा, देखकर ही पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया उन्होंने, बहुत सिंपल कैलकुलेशन किया है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा बच्चा, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझा, हमने अरिथमेटिक मीन क्या होता है समझा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है समझा, एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है ये समझ लिया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद में ना बच्चा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के साथ। जो थियरम है, इसका थियरम टेक्स्ट बुक में प्रूफ करके तो दिया है, बट मुझे फिलहाल के लिए उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा आप लोग को बताने के लिए, बिकॉज इट इज रियली अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं आप लोग को थियरम का एक्चुअली एक समराइज करके बताना चाहता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बच्चा, इफ a, g एंड h आर am, gm एंड hm ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो then there are 2 theorems that you need to understand. The first theorem is g square is equal to ah. मतलब बच्चा अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स लोगे एंड उसका आप am निकालोगे, gm निकालोगे और hm निकालोगे, तो हमेशा उसका जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये हर दो पॉजिटिव नंबर के साथ काम करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें काम नहीं करेगा। सो दिस थियरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, g स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ah। समझा? ओके, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, वो ये है रिलेशन बताता है। बच्चा कभी भी अगर आप लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन निकालोगे फॉर 2 पर्टिकुलर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स उसी नंबर के, तो हमेशा आपका a बड़ा होगा g से h से या फिर इक्वल हो सकता है, एंड g बड़ा होगा h से, नहीं तो इक्वल हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि आपका हार्मोनिक मीन बड़ा हो सबसे, एंड ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से बड़ा हो, सवाल ही नहीं उठता। दीज थिंग्स विल नेवर हैपन बच्चा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका अरिथमेटिक मीन हमेशा या तो बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा, एंड आपका ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से या तो बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा। छोटा अरिथमेटिक मीन कभी नहीं हो सकता किसी से, एंड ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हार्मोनिक मीन नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट याद रखे, सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप सबको समझ में आ चुका है, राइट। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 2.4। अभी अब तक एक्सरसाइज 2.3 हमने कंप्लीट किया था, आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 को लेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इन HP। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। अगर आप लोग को एक सीक्वेंस HP है कि नहीं ये चेक करना है, तो आपको क्या करना है, मैंने आप लोग को बताया था, आपको रेसिप्रोकल लेकर चेक करना है कि वो AP बन रहा है कि नहीं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन रहा है बच्चा, 1/3, 1/5 का, वो तो बन रहा है 3, 5, 7, 9। बच्चा 3, 5, 7, 9 क्या AP है? ऑफ कोर्स AP है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 2 और हियर, सो एब्सोल्युटली इट इज इन AP, एंड दैट इज व्हाई आई कैन से, तो रेसिप्रोकल भी तो HP
HP बन ही जाएगा एंड दिस इज हाउ आई हैव एक्चुअली वेरीफाइड एंड द सीक्वेंस इज इन HP. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? तो गोइंग फर्दर फॉर द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या बोला है 5, 10, 17, 10/32 एंड 10/47, ये आप लोग को फाइंड करना है कि HP है कि नहीं. बच्चे इसका आंसर बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है. अगर आप लोग देखोगे तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल्स ओवर हियर. आई थिंक दिस इज नॉट सब क्वेश्चन नंबर 2. अगर ये सब क्वेश्चन नंबर 3 है तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना. आई थिंक मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक और मे बी नॉट, आई डोंट नो. बट अगर मिस्टेक रहेगा तो क्वेश्चन नंबर में ही रहेगा, तो उतना तो आप लोग समझ जाओगे. इस चीज को देखो बच्चा, तो इसमें क्या करना है, टेक अ रेसिप्रोकल. बच्चा रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा इसका, रेसिप्रोकल कुछ ऐसा बनेगा 1/5, 17/10, 32/10 एंड 47/10. चेक करो बच्चों क्या ये AP है कि नहीं. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एक्चुअली देखने जाओगे तो हाँ ये AP है. अगर ये AP कैसे है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि A इज इक्वल टू 1/5 तो है, बट D का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो इनका सब्ट्रैक्शन करके देखो बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लो, आपको हर जगह पे 3/2 करके ही मिलेगा. हाँ, सिर्फ एक 1/5 वाला पार्ट को थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर LCM करना पड़ेगा, बाकी के तो डिनोमिनेटर सेम ही है. 32 - 17 बिकम 15, 15/10 मतलब 3/2 ही मिल रहा है. हर जगह पे देखोगे आपको 3/2 मिल रहा है. मतलब क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ बिल्कुल ये है. अगर ये जो हमने रेसिप्रोकल लिया है तो रेसिप्रोकल अगर आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो डोंट यू रियली थिंक बच्चा यहाँ पे जो आपका सामने दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा. एज सिंपल एज दैट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों. इसमें से मैंने गिन चुन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उठाए, बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना. इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी सिंपल. ओके, जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. आपको इस बार HP देके रखा है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड सो ऑन. एंड उसमें आप लोग को nth टर्म निकालना है एंड 8th टर्म निकालना है. अभी यहाँ पे है ना बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि हमने तो nth टर्म ऑफ एन HP सीखा ही नहीं है. I have not taught you anything about the nth term of an HP. मैंने nth term of a GP सिखाया, मैंने nth टर्म ऑफ एन AP सिखाया, nth टर्म ऑफ एन HP पढ़ा है क्या? नहीं. तो ऐसे टाइम में करने का क्या, सिंपल है. HP का AP के साथ संबंध है, इसलिए इस HP को पहला AP में कन्वर्ट करो. तो ये HP दिख रहा है आप लोग को, इसका रेसिप्रोकल ले लो बच्चों, तो रेसिप्रोकल बन जाएगा 2, 5, 8, 11 एंड वो तो AP है. एंड अगर वो AP है बच्चा तो आपको A का वैल्यू 2 मिल गया एंड D का वैल्यू 3 मिल गया. अब आप लोग को सीक्वेंस नीचे का देखना है, ऊपर का नहीं. नीचे आप लोग का A 2 है एंड आपका D 3 है, बिकॉज 5 - 2 करोगे तो 3 मिलेगा. अभी हम इसका nth टर्म निकालेंगे एंड इसका nth टर्म निकालना तो हर बच्चे को पता है A + n - 1 × D. तो यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा 2 + n - 1 × 3, जिसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बनेगा 2 + 3n - 3. 2 - 3 -1 होता है, मतलब यहाँ पे 3n - 1 मिला. बट बच्चों ये जो nth टर्म मिला है मुझे, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिला है ना, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं. हम यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल रहे हैं. एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना क्या बड़ी बात है. देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म उसी का रेसिप्रोकल होता है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म अगर 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 का सेकंड टर्म बन गया. तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म 3n - 1 है तो उसका nth टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसी का रेसिप्रोकल बन जाएगा. Therefore can I say बच्चा nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP will be the reciprocal of the nth term of the following AP, that will be 1/3n - 1. As simple as that. इससे इजी क्या हो सकता है. बट हाँ बच्चों, इसी के साथ उन्होंने nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP के साथ साथ उन्होंने हम लोग को 8th टर्म भी निकालने बोला है. तो आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा. ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा nth टर्म के जगह पे 8th टर्म डालना है, मतलब n के जगह पे 8 डाल के आना. सो 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP विल बिकम 1/3 × 8 - 1. 3 8 24 होता है, 24 - 1 23 बनता है. आपको आंसर मिलेगा 1/23. एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट ऑल, एकदम कंप्लीटली, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. राइट, चलो गोइंग फर्दर फॉर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्यों गया हूं, बाकी का क्वेश्चंस बहुत सिंपल है. अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना. कुछ चीजें अगर आप लोग को प्रैक्टिस करने को देते हैं तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग को समझने के लिए. एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. फाइंड द AM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स whose GM and HM are 4 and 16/5 respectively. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चा.
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन डिजर्व्स लॉट ऑफ मार्क्स इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन एंड बहुत मजा आता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बोला क्या है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक मीन हमें निकालना है एंड हमें जीएम एंड एचएम देके रखा है। चलो अभी यहाँ पे बच्चों जीएम देके रखा है, एचएम देके रखा है एंड अरिथमेटिक मीन एएम पूछा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था इन तीनों का रिलेशन के बारे में। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला बात नहीं कर रहा हूं, एक फॉर्मूला और एक था थियरम, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच करके था, तो हम उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पे जी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें नहीं पता है बच्चों एंड एच का वैल्यू 16/5 बन जाएगा। बहुत सिंपल। ओके यहाँ पे अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो 4 का स्क्वायर 16 बनता है, ए मल्टीप्लाइड बाय 16/5 बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एक 16 है, राइट हैंड साइड में 16 है, कैंसिल कर देंगे तो दिस विल बिकम 1 इज इक्वल टू a/5 एंड 5 उधर जाएगा तो आपको a का वैल्यू मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5 मिल जाएगा। इफ यू कैलकुलेट इट परफेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ a एज 5 एंड दिस क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड ओवर हियर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मजा आता है ना ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन करने का जहां पे दो रिलेशंस देखे रखे हो, दो चीजें दिए रहोगे एंड रिलेशन पता है, ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व। तो बच्चा अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरह से एकदम सिंपल लगा होगा, लाइक क्रिस्टल क्लियर, एज सिंपल एज दैट, then I want you to do one thing for me. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को जरा अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो ना प्लीज। आई विल गिव यू सम टाइम, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को देखें। देख लिया, आपको पता चल चुका रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे इस बार आपको एएम एंड जीएम देके रखा है एंड आपको एचएम पूछा है। डोंट यू थिंक इट्स द सेम क्वेश्चन लाइक दिस वन, सिर्फ एचएम पूछा है बट फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स द सेम, तो पूरा चेंज नहीं होने वाला है, सारी चीजें सेम होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे तो वहां पे भी जीएम पूछा है एंड एएम एंड एचएम आर given to you. So both the questions are completely the same. So that's why I'm not going to solve these questions right over here. मेरा मन तो है आपको बताने का बट मुझे लगता है वो इतने ज्यादा इजी है कि वैसे भी आप लोग वीडियो को या तो पॉज कर लेते, नहीं तो आप वीडियो को ना आगे ही बढ़ा लेते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप खुद भी कर लो। ओके सो आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। बाकी के 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोग के ऊपर असाइनमेंट के लिए छोड़ दिए हैं। ओके तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो आंसर आ भी गया। That will be the greatest thing for me. Okay, exercise 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा लेंथी जरूर था। Insert the two numbers between 1/4 and 1/3 so that the resulting sequence is an HP. आपको दो नंबर के बीच में 1/4 और 1/3 जो नंबर है उसके बीच में 2 नंबर ऐसे डालने हैं कि आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस HP मिले। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा। लेट मी हेल्प यू आउट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको कैसे करना है देखो बच्चों, लेट द टू नंबर्स बी 1/H1 एंड 1/H2। अब यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लेट द टू नंबर्स बी X एंड Y ले लेते हैं ना, चलेगा, बट X एंड Y लेने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो मैं क्या बोलता हूं, हमें वैसे भी HP चाहिए एंड हमारे जो 2 नंबर्स है वो ऑलरेडी रेसिप्रोकल फॉर्मेट में 1/4 1/3। तो अगर वो 2 नंबर रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है तो हम जो एजम्पशन करेंगे वो भी रेसिप्रोकल फॉर्मेट में ही रहने दो ना। समझ में आ रहा है? इसलिए आप लोग को अगर 1/H1 एंड 1/H2 नहीं लेना है तो भी चलेगा, बट 1/X एंड 1/Y अस्यूम करना, X एंड Y मत करना। उससे ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा बट इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो आपके पास 2 नंबर अगर रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है उसके बीच में आपको 2 नंबर डालने हैं तो आप एजम्पशन भी ऐसा करो कि वो भी रेसिप्रोकल फॉर्मेट मतलब 1/, के फॉर्मेट में हो। तो 1/H1 एंड 1/H2 लेट द 2 नंबर्स बी। सो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 1/H1 1/H2 एंड 1/3। ये HP में बन गए। अब H1 और H2 का वैल्यू किधर है वो मिलेगा तो हमें पता चलेगा ना कि बीच में के कौन से 2 नंबर्स हैं। चलो उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट बच्चों अगर ये सामने वाला सीक्वेंस HP है तो क्या मैं बोल सकता इसका रेसिप्रोकल AP होगा? मतलब therefore कहना है बच्चा 4, H1, H2 एंड 3 विल बी इन AP। जाहिर सी बात है, हमने तो सीखा है ना बच्चा, अगर कोई चीज HP होता है तो उसका रेसिप्रोकल AP होता है। ये मिल गया। अब ये मिलने के बाद बच्चों यहां पे मैं एक छोटा सा शॉर्टकट किया हूं एंड वो शॉर्टकट आप लोग को शायद समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग को दिख रहा है बच्चा फर्स्ट टर्म यहां पे 4 है, AP की बात हो रही है, तो क्या मैं बोल सकता है यहां पे A = 4 है। हाँ, यहां पे आप लोग बोलोगे सर D भी निकाल, नहीं, देखो
फर्स्ट टर्म मिला, सेकंड टर्म पता नहीं है H1 है, थर्ड टर्म पता नहीं है H2 है, छोड़ दो। फोर्थ टर्म तो पता है, फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे T4 कितना है 3 है। एंड T4 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से a+4 - 1 into d मतलब a+3d, मतलब क्या बोल सकते हैं देयरफॉर एंड a+3d विल बी इक्वल टू 3, दैट्स द फोर्थ टर्म राइट। एंड फोर्थ टर्म a+3d होता है राइट। अभी देखो ना बच्चों a = 4 तो आपको मिल ही चुका है, तो अगर a का वैल्यू 4 मिला है तो वो a+3d = 4 में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली। तो आपको a का वैल्यू 4 तो पता है, बट यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 + 3d = 3 मिलेगा। तो 4 + 3d = 3 मतलब 4 उधर जाएगा तो 3 - 4 -1 बनेगा, तो d का वैल्यू -1/3 बन जाएगा। एंड आपको a का वैल्यू भी मिल गया, आपको d का वैल्यू भी मिल गया थैंक्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड एक बार आपको a एंड d का वैल्यू मिल जाता है, डोंट यू रियली थिंक बच्चा अभी आप लोग को आसानी से वो सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म भी मिल जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सेकेंड टर्म को हम a+d बोलते हैं बच्चों, तो H1 विल बी इक्वल टू a+d विच इज द सेकेंड टर्म ओवर देयर। तो a+d मतलब 4 + -1/3 हो जाएगा, 4 + -1/3 मतलब 4 - 1/3 विच विल बिकम 11/3। ट्राई करके देखो। एट द सेम टाइम बच्चों H2 का वैल्यू कितना होगा? H2 इज द थर्ड टर्म को हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं a+2d करके लिखते हैं। तो a+2d करोगे ना बच्चा तो ऑल यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट बच्चों, मैं तो गारंटी बोलता हूं आप लोग को मिल जाएगा, इट विल बी 10/3। ट्राई करके देखो, तो आपको H2 का वैल्यू भी मिल गया। अब देख सकते हो बच्चों आप लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स मिल गए। पहला टर्म 4 है, दूसरा टर्म 11/3 है, तीसरा टर्म 10/3 है एंड चौथा टर्म 3 है। बट ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमसे तो उन्होंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन मांगा था। तो क्या करना है बच्चा? यस, द हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी ऊपर वैसे भी लिख के रखा है, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर आई कैन से 1/4, द टू नंबर्स यहाँ पे कौन सा होगा जो बीच में डालने हैं, 1/H1 एंड 1/H2। एंड H1 एंड H2 का वैल्यू मिल चुका है, तो रेसिप्रोकल होगा उसका। तो H1 will be 11/3 बट 1/H1 चाहिए तो इट विल बिकम 3/11 एंड 10/3 H2 का वैल्यू था, उसका रेसिप्रोकल मतलब 3/10। एंड दीज आर द टू नंबर्स दैट हैज टू बी इंसर्टेड बिटवीन 1/4 एंड 1/3 ताकि सामने वाला जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो HP बन जाएगा। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। I hope everyone has understood this concept। बहुत सिंपल है बच्चों, लेट्स गो फॉर अनदर वन। अभी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 वैसे देखने जाएंगे तो सिमिलर ही है, बट फिर भी मैंने लिया है। एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन उल्टा पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी है। जैसे उन्होंने बोला है इंसर्ट द टू नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27, फिर से दो नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं, दो इंसर्ट करने हैं, सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस HP नहीं है बट GP है। अब ना बच्चों यहाँ पे पिछले मैंने क्या बोला था, लेट द टू नंबर्स बी 1/H1 एंड 1/H2 लिखा था, इधर 1/ मत करो। ऐसे मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट द टू नंबर्स बी G1 एंड G2। तो यहाँ पे बच्चों देखो लिख सकते लेट द टू नंबर्स बी G1 एंड G2, दोस आर द टू नंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स 1 एंड -27। तो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में नहीं है, 1/ के फॉर्मेट में नहीं है, हम G1 एंड G2 लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। तो क्या मैं एक तरह से बोल सकता हूं देयरफॉर 1 G1 G2 एंड -27 आर इन GP। अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे चीजें पता है। फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं तो वो A ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। हमें सेकंड टर्म नहीं पता है, हमें थर्ड टर्म नहीं पता है, अब हमें फोर्थ टर्म पता है। फोर्थ टर्म बच्चा फॉर्मूला पढ़ाई किया है GP में हम लोग ने, AR टू द पावर n-1 होता है, तो AR टू द पावर 4 - 1 मतलब AR क्यूब हो जाएगा। एंड AR क्यूब यहाँ पे बन जाएगा -27। वैसे बच्चों यहाँ पे A का वैल्यू तो 1 ही है, बट आप A का वैल्यू यहाँ पे AR क्यूब में डालोगे तो 1 × R क्यूब बनेगा। बच्चों R का क्यूब होता है -27, अगर R का क्यूब -27 है तो क्यूब रूट अगर आप लोग लोगे तो R का वैल्यू क्या बन जाएगा? इट विल नॉट बी 3, इट विल बी -3। तो R का वैल्यू यहाँ पे आप लोग को -3 मिलेगा, बिकॉज -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -27 मिलेगा, राइट ना। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ A, यू गॉट द वैल्यू ऑफ R। डोंट यू थिंक दिस वाज मच मोर इजियर? ग्रेट। अभी A और AR मिला है, बट हमें तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म चाहिए ना, G1 एंड G2। सेकंड टर्म को हम AR करके रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो G1 विल बी इक्वल टू AR।
एंड AR मतलब 1 इंटू -3 मतलब -3 मिलेगा। एंड G2 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम AR स्क्वायर, मतलब AR स्क्वायर मतलब 1 इंटू -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू +9। यहाँ पे आपको +9 मिल गया। तो आपको दो नंबर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, G1 एंड G2। दोज आर द टू नंबर्स टू बी इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड -27। सो देयरफॉर द टू नंबर्स आर -3 एंड 9 एंड दिस इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। चेक करो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं। पहला नंबर 1 मिला है, दूसरा नंबर -3 है, तीसरा नंबर 9 है, चौथा नंबर -27 है। सो कॉमन रेशियो -3 के हिसाब से परफेक्टली जा रहा है। यहाँ पे आपको जीपी बराबर से मिल गया, आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो एक्सरसाइज 2.4 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। टोटल 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, सॉरी, बट हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही लेंगे। इसके पीछे का एक रीजन है, तो वो रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। तो आप लोग वो खुद से करोगे। दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू डू ऑन योर ओन। पीछे टेक्स्ट बुक के तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। और आंसर अगर मैंने जो बताया हुआ मेथड से आप बराबर से वैसे ही कर दिए तो आपको आंसर मिलने वाला है, गारंटेड। तो यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एज अ रेफरेंस फॉर द सेकंड क्वेश्चन। फाइन, चलो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। इफ द अरिथमेटिक मीन AM ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर GM by 2 एंड देयर HM by 18/5, फाइंड द नंबर्स। ओके, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करने के लिए आपका 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का वर्ड प्रॉब्लम्स का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे हम चीजों को समझकर उसको मैथमेटिकली सॉल्व करें। इफ द अरिथमेटिक मीन, जिसको हम A करके बोलते हैं, एक्सीड्स द GM, एक्सीड करना मतलब बढ़ना, वो ज्यादा है, by 2, मतलब मैं एक तरह बोल सकता हूं बच्चा, अरिथमेटिक मीन जो है आपका A, वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, तो A इज इक्वल टू G+2। इतना तो आता है आप लोग को, सब लोग को, राइट। ये पहला कंडीशन है। एंड दूसरा कंडीशन क्या बोला है मालूम है उन्होंने, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स एक्सीड्स देयर GM हो गया, अभी एक्सीड्स देयर HM भी बोला है by 18/5। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, एक तरह से आपका अरिथमेटिक मीन ही आपके हार्मोनिक मीन से भी एक्सीड कर रहा है, बट कितने से, 18/5 से। इतना मिल गया। अब ना बच्चों, दोनों भी अरिथमेटिक मीन का आंसर दिया है तो चलेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं इसको क्यों ऐसा नहीं चलता है, बताता हूं। इसलिए एक क्या करना पड़ेगा मालूम है, A इज इक्वल टू G+2 में A को मत रखो, G को रखो, तो G इज इक्वल टू A-2 हो जाएगा। G इज इक्वल टू A-2 हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो देखो ऐसा क्यों किया है, आप लोग थोड़ी देर में समझ जाओगे कि ऐसा करने से आप लोग का ही फायदा है। एंड A इज इक्वल टू, यहाँ पे H + 18/5 को मैंने कर लिया H इज इक्वल टू A-18/5। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चा, दोनों A का टर्म्स में था, पहले A इज इक्वल टू में था, अभी मैंने G को लिखा एंड H को लिखा। ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला था बच्चा, द फॉर्मूला वाज G² इज इक्वल टू AH। अब मैं G का वैल्यू यहां पे डालूंगा जो कि A के टर्म्स में है, H का वैल्यू डाल दूंगा जो कि A के टर्म्स में है, एंड A तो ऑलरेडी A है, तो पूरा जो इक्वेशन मिलेगा वो A के टर्म्स में मिलेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो हम पूरा इक्वेशन G के टर्म्स में करते तो चलेगा, अगर हम पूरा का पूरा चीजें H के टर्म्स में करते तो चलेगा, बट आपको करने को जमेगा क्या, चेक करो। क्या कैन ऑल द इक्वेशंस बी कन्वर्टेड, कैन एन एंटायर इक्वेशन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ ओनली G? चेक इट आउट। कैन एन इक्वेशन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू ओनली H? नहीं हो रहा है, तो A का तो दोनों जगह पे दिया है ना, तो A के टर्म्स में तो किया जा सकता था, तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे देखो, G का स्क्वायर है, G मतलब A-2 है, मतलब A-2 का द होल स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू A तो A ही रहेगा बच्चों, एंड H इज A-18/5 द एंटायर ब्रैकेट में। अभी सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करो, A-2 द होल स्क्वायर मतलब A-B द होल स्क्वायर जैसा है, विच इज A² माइनस 2AB। 2AB मतलब 2 इंटू A इंटू 2 मतलब 4A प्लस B² मतलब 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चा मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो A इंटू A बनेगा A² माइनस A इंटू 18/5 बन जाएगा 18A/5। सिंपल है। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एक A² है एंड राइट हैंड साइड में A² है, कैंसिल हो गया। अच्छा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इधर तो बच गए। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, बचा -4A + 4 इज इक्वल टू -18A/5। वेरी सिंपल। आप इसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5 भी कर सकते हैं, बिकॉज वो डिनोमिनेटर अगर आपको निकालना है तो निकाल दो। तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5 करोगे तो ये -20A बनेगा प्लस 20 बनेगा, इज इक्वल टू ये सिर्फ -18A होगा। राइट बच्चों, आप -20A को उधर लेके जाओगे तो +20
20a बनेगा, 20a माइनस 18a बिकम्स 2a, 2a इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा बच्चों, एंड 2a इज इक्वल टू 20 मतलब a का वैल्यू कितना होगा 10 मिलेगा। तो यू हैव गॉट द फर्स्ट आंसर ओवर हियर। मतलब ये पूछा ही नहीं है उन्होंने बोला है फाइंड द टू नंबर्स, हमें 2 नंबर मिला ही नहीं है, बट हमें a का वैल्यू मिला है। अभी हम लोग को a का वैल्यू मिला है बच्चों, तो हम g एंड h का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप g का वैल्यू और h का वैल्यू दोनों भी निकाल के आ सकते हो, नहीं तो किसी एक का भी निकालोगे तो चलेगा। मैंने यहाँ पे g का वैल्यू निकाला विच इज a माइनस 2 विच इज 10 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। अब आप बोलोगे सर हार्मोनिक मीन क्यों नहीं निकाला, ये तो नाइंसाफी है। इसका ये मतलब है कि हार्मोनिक मीन अगर आप निकाल के भी आते तो चलता, बट उसकी जरूरत नहीं है। Now why am I telling you all these things? समझ में आ जाएगा। A का वैल्यू 10 दिया है, G का वैल्यू 8 मिला है, इतना समझ में आ गया। अब देखो let the two numbers be x and y, let the two numbers be x and y, जो कि उन्होंने पूछा है, if the am of two numbers find the numbers, दोनों नंबर फाइंड करना है। तो हमने तो सीखा है बच्चा कि टू नंबर्स x and y है, तो एरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला था, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2, बराबर ना, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा ना, a इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 तो हमें पता है, तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 बन जाएगा, बिकॉज a का फॉर्मूला ही था बच्चा एरिथमेटिक मीन का x प्लस वाई अपॉन 2। इससे क्या हो जाएगा मालूम है, 2 उधर जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बन जाएगा। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला, इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दो। नहीं तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क नहीं करना चाहते तो आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टाइप करके इसमें लिख सकते देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस एज टू किसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना चाहते हैं। आप पहले वाले को भी कर सकते थे, आप दूसरे वाले को भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई कर लिया। अब देखो हम g इज इक्वल टू 8 का इस्तेमाल करेंगे। याद आ रहा है बच्चों, g इज इक्वल टू 8, g का फॉर्मूला क्या था, इट वाज अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट का अंडर रूट। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, बट हम अंडर रूट से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे मतलब एक्स वाई कितना हो जाएगा बच्चा, 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 बनेगा। अब मजे की बात देखो बच्चों, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान लिया होता तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमें x का वैल्यू ऑलरेडी मिला था इक्वेशन नंबर 1 में। कुछ याद आ रहा है बच्चों? एब्सोल्युटली। वो x का वैल्यू यहाँ पे x में डाल दो, तो x का वैल्यू था 20 माइनस वाई, एंड एक y ऑलरेडी है उधर, सब्स्टिट्यूशन करना आता है ना। तो x का वैल्यू था 20 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1 में मिला, एंड y ऑलरेडी था इज इक्वल टू 64। इसको लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी ओपन द ब्रैकेट्स गाइस, यू गेट 20y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ऑल यू कैन डू इज ऑल द लेफ्ट हैंड टर्म्स को राइट हैंड में लेके जाओ तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 20y plus 64 is equal to 0, and this is your standard form of a quadratic equation. All you need to do is factorize this. 64 का ऐसा फैक्टर जो 20 करके दे आपको माइनस 20, तो what are the factors बच्चों? बहुत सिंपल फैक्टर्स है। Is it 16 4s are 64? I think that's the right answer, right? 16 and 4, absolutely. तो यहाँ पे 16 and 4 अगर हम लोग देखेंगे तो राइट है, बट हम लोग को यहाँ पे बचा माइनस 20 चाहिए, तो माइनस 16 एंड माइनस 4 हो जाएगा, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। बाकी सारे चीजें आपको आता है, y को कॉमन लोगे तो y माइनस 16 एक ब्रैकेट में बचेगा, दूसरे में y माइनस 4 आ जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट किया हो, खुद कर लेना। यहाँ पे बच्चा y माइनस 16 y माइनस 4 अगर 0 होता है तो आइदर y माइनस 16 0 होगा, नहीं तो y माइनस 4 0 होगा। मतलब या तो y का वैल्यू 16 बन जाएगा, नहीं तो y का वैल्यू 4 बन जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर्स मिल चुके हैं, बट ये तो y के 2 आंसर्स है, तो हमें x में अभी भी सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। याद है बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई था। तो अगर बच्चों y का वैल्यू 16 है तो x का वैल्यू 20 माइनस 16 बनेगा, मतलब x का वैल्यू 4 बनेगा। एंड अगर y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू 20 माइनस 4 मतलब 16 बन जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ भी करो आंसर तो सेम ही रह रहा है, इट विल बी आइदर 16 और इट विल बी 4। समझ में आ गया? इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं बच्चा, एक फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग एक फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है दैट द टू नंबर्स आर 4 and 16 और 16 and 4।
टू नंबर्स बोला है, कोई सीक्वेंस नहीं मांगा है, तो आप लोग इसमें दोनों आंसर सेम ही मिलने की वजह से फाइनल लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 4 and 16 रिस्पेक्टिवली। काम खत्म हो जाएगा। इतना ही करना था बच्चा आप लोग को। आंसर 4 and 16 है, मिल गया आप लोग आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, थोड़ा लेंथी जरूर है, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 भी खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स दैट यू हैव गॉट द आंसर एज वेल। सेम प्रोसीजर, यू कैन यूज दिस एज अ रेफरेंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग दैट क्वेश्चन एज वेल। एंड इसी के साथ हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों विद अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ you, that is called as arithmetico-geometric progression AGP, which is a combination of both arithmetic progression and geometric progression। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एट द सेम टाइम शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।